कारगिल की जंग महज एक इत्तेफाक या अचानक उठने वाला कदम नहीं था, बल्कि ये बरसों से सीनों में दबी उस आग का नतीजा था जो 1984 में सियाचिन के छिन जाने के बाद भड़की थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो खुद एक SSG कमांडो रह चुके थे, उनके जहन में जारहाना दिफा का एक ऐसा खाका था जिसे वो हकीकत का रूप देना चाहते थे। अक्टूबर 1998 में जब उन्होंने फौज की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्दर्न एरियाज का दौरा किया। वहाँ उन्होंने महसूस किया कि भारत की दिफाई लाइन में एक बहुत बड़ा शगाफ मौजूद है। वो शगाफ था कारगिल। मौसम सरमा में भारत का अपनी चौकियों से पीछे हट जाना एक ऐसी कमजोरी थी जिसे परवेज़ मुशर्रफ एक बड़े तस्वीराती फ़ायदे में बदलना चाहते थे। मनसूबाबंदी के दूसरे मरहले में राजदारी सबसे अहम थी। मुशर्रफ ने पूरी फौज को एतमाद में लेने की बजाय सिर्फ 3 बाएतमाद जर्नैलों को मुंतखब किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और मेजर जनरल जावेद हसन। इन 4 लोगों ने GHQ के एक मखसूस कमरे में नक्शे बिछाए। उन नक्शों पर नेशनल हाईवे 1A को सुर्ख रंग से निशाने जद किया गया। ये वो लाइफ लाइन थी जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती थी। मनसूबाबंदी ये थी कि अगर पाकिस्तान इन चोटियों पर बैठ जाए जहाँ से ये सड़क नज़र आती है तो भारत का राब्ता सियाचिन और लद्दाख से हमेशा के लिए कट जाएगा। इस प्लान को ऑपरेशन कोहे पैमा का कोड नेम दिया गया। कारगिल की मनसूबाबंदी में सबसे बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक्स था। 17,000 फुट की बुलंदी पर जहां दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां हजारों जवानों के लिए खुराक, असला और गोला बारूद पहुंचाना नामुमकिन नजर आता था। मुशर्रफ की टीम ने एक गैर रिवायती तरीका अपनाया। उन्होंने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कम से कम रखा ताकि भारतीय रेडार्स को शक ना हो। इसके बजाय मकामी खच्चरों और पोर्टर्स का एक जाल बिछाया गया। रात की तारीकी में सामान ऊंची चोटियों तक मुंतकिल किया गया। जवानों को हुक्म दिया गया कि वो आग न जलाएं और ना ही वायरलेस पर ऐसी बात करें जो दुश्मन के कानों तक पहुंचे। कामयाब मनसूबाबंदी वो होती है जिसमें दुश्मन को धोखे में रखा जाए। मुशर्रफ ने यह तासुर दिया कि ये एक फौज का ऑपरेशन नहीं बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन की कार्रवाई है। इसके लिए जवानों को मुकामी लिबास फराहम किए गए और उनकी वर्दियों से रैंक और बैजेस हटा दिए गए। इसी दौरान सियासी सतह पर भारत को ये पैगाम दिया जा रहा था कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है। फरवरी 1999 में जब भारतीय वजीर आज़म वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर आ रहे थे, उसी वक्त NLI के दस्ते कारगिल के ग्लेशियर्स में बंकर तामीर कर रहे थे। मनसूबाबंदी का एक अहम हिस्सा फील्ड कमांडर्स को तैयार करना था। मेजर जनरल जावेद हसन, जो FCNA के सरबराह थे, उन्होंने अपने अफसरान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने भारत की गर्दन दबोच ली है। जवानों को बताया गया कि उन्हें सिर्फ उन चोटियों पर कब्जा करना है जो भारत खाली छोड़ चुका है। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगा। मुशर्रफ खुद बार बार हेलीकॉप्टर पर अगले मोर्चों का जायजा लेते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भारतीय हदूद के अंदर रात भी गुजारी। ये उनकी इस प्लानिंग पर बेपनाह एतमाद का सबूत था। अप्रैल 1999 तक मनसूबाबंदी का 90% हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। पाकिस्तान ने दरास, काकसर और मशकू सेक्टर की 130 से ज़्यादा अहम तरीन चोटियों पर अपने बंकर्स बना लिए थे। भारत को कानो कान खबर न थी कि उसकी दिफाई लाइन के पीछे एक पूरी फौज बैठ चुकी है। मुशर्रफ की इस प्लानिंग ने साबित किया कि वो एक ऐसा शतरंज का खेल खेल रहे थे जिसमें भारत के पास मोहरे तो थे मगर चाल समझने वाला कोई न था। कारगिल की ये मनसूबाबंदी फौजी लिहाज से एक शाहकार थी, लेकिन सियासी और तस्वीराती लिहाज से एक बहुत बड़ा जुआ था। आज भी जब फौजी दरसगाहों में जंगी हिकमत अमली पढ़ाई जाती है तो मुशर्रफ की इस खुफिया मनसूबाबंदी का जिक्र ज़रूर होता है। 1999 की शुरुआत पाकिस्तान की तारीख का वो मोड़ है जहां एक तरफ अमन की उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ जंग की तैयारियां। तारीख की किताबों में एक बड़ा तजाद मिलता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते थे कि मैंने वज़ीर आज़म को सब बता दिया था, जबकि मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे अंधेरे में रखा गया। जनवरी 1999 में सकर्दू में पहली अहम ब्रीफिंग हुई। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को मदऊ किया। इस ब्रीफिंग में नक्शों पर मुजाहिदीन की नकलो हरकत दिखाई गई। मुशर्रफ की चालाक प्लानिंग ये थी
कि उन्होंने नवाज शरीफ को कभी ये नहीं कहा कि हम भारत पर हमला करने जा रहे हैं, बल्कि अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि सर हम कश्मीर में तहरीक आज़ादी को तेज़ कर रहे हैं और कुछ अहम पोजीशंस पर हमारी गिरफ्त मजबूत हो रही है, जिससे भारत पर दबाव बढ़ेगा। नवाज शरीफ जो उस वक्त कश्मीर के मसले पर कोई बड़ा क्रेडिट लेना चाहते थे, इस ब्रीफिंग पर खुश हुए और उसे हरी झंडी दिखा दी। परवेज़ मुशर्रफ जानते थे कि किसी भी सिविलियन लीडर को कायल करने के लिए कौमी हुमियत का तड़का ज़रूरी है। उन्होंने नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया कि ये ऑपरेशन सियाचिन का जवाब है। मुशर्रफ ने मीटिंग्स में ये दलील दी कि अगर हम कारगिल की चोटियों पर बैठ गए तो भारत घुटनों के बल चल कर आएगा और कश्मीर पर बात करेगा। नवाज शरीफ को ये ख्वाब दिखाया गया कि वो फाते बनकर उभरेंगे जो कश्मीर का मसला हल कर देगा। ये वो नुक्ता था जहां मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल किया। नवाज शरीफ ने डिटेल्स नहीं पूछी और जनरल्स ने डिटेल्स बताई नहीं। 17 मई 1999 को GHQ में एक बड़ी ब्रीफिंग हुई। अब तक भारतीय फौज को पता चल चुका था और गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। इस मीटिंग में उस वक्त के DGMO ने नक्शे पर वो जगहें दिखाईं जहां पाक फौज के जवान मौजूद थे। ज़राए बताते हैं कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ और वज़ीर दिफा राजा ज़फ़रुल हक के चेहरे उतर गए थे। सरताज अजीज़ ने सवाल किया, जनरल साहब अगर ये सब हो गया है तो अब वापसी का रास्ता क्या है? मुशर्रफ का जवाब सादा था, वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जीत रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा झटका वो फ़ोन कॉल थी जो भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें की थी। वाजपेयी ने कहा, नवाज साहब ये क्या हो रहा है? हम तो लाहौर में अमन की बातें कर रहे थे और आपके लोग कारगिल में बैठ गए हैं। यहाँ से शक की बुनियाद पड़ी। नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ से पूछा तो मुशर्रफ ने जवाब दिया कि सर ये मुजाहिदीन हैं, हमारी बाकायदा फ़ौज नहीं। लेकिन जब ताबूत आने लगे और पाकिस्तान के बाकायदा फ़ौजी शहीद होने लगे तो नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी दलदल में धकेल दिए गए हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तज्जियाकार कहते हैं कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी जो वो सुनना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेशन की पेचीदगी और आलमी रद्द अमल को छुपाए रखा। नवाज शरीफ की गलती ये थी कि बतौर सुप्रीम कमांडर उन्होंने तफसीलात तलब नहीं की और जर्नैलों की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। मुशर्रफ की प्लानिंग में हुकूमत को एतमाद में लेने का मकसद सिर्फ सियासी कवर हासिल करना था ताकि अगर कल को बात बिगड़ जाए तो मलबा सियासतदानों पर डाला जा सके। ऑपरेशन कोहे पैमा की बुनियाद खुफिया तरीन हिकमत अमली पर थी। मुशर्रफ ने कारगिल, दरास और मशकूक सेक्टर की उन चोटियों का इंतखाब किया जो तस्वीराती तौर पर भारत की शाहराग थीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने 16 से 18 हज़ार फुट की बुलंदी पर बंकर्स बना लिए। फ़ौजी इस्तिलाह में हाई ग्राउंड का मतलब है कि आप दुश्मन की मौत का फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हैं। भारत की सबसे अहम NH-1A सप्लाई लाइन श्रीनगर और लिया हाईवे अब पाकिस्तानी आर्टिलरी की बराह रास्त जद में थी। इसका मतलब ये था कि लद्दाख और सियाचिन में मौजूद हज़ारों भारतीय फौजियों का राब्ता पूरी दुनिया से कट चुका था। ये भारत के लिए एक डरावना ख्वाब था जिसका उसे मई के वस्त तक एहसास ही ना हुआ। जब भारत को होश आया तो उसने अपनी बेहतरीन रेजिमेंट्स को उन चोटियों को वापस लेने का हुक्म दिया, लेकिन ये हुक्म उनके सिपाहियों के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। भारतीय कमांडरों ने अपने सिपाहियों को सीधी चढ़ाइयों पर चढ़ने का हुक्म दिया। ऊपर बैठे पाकिस्तानी निशानेबाजों ने एक एक करके भारतीय अफसरान और जवानों को निशाना बनाया। भारत ने अपनी राजपूताना राइफल्स और सिख रेजिमेंट की बेहतरीन नफरी खो दी। भारत के सरकारी आदादोशुमार 527 हलाक शुदगान बताते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और खुद भारतीय सहाफ़ियों ने एतराफ़ किया कि भारतीय नुकसानात हज़ारों में थे। कई मुकामात पर भारतीय फ़ौज ने अपने जवानों की लाशें उठाने के लिए सफ़ेद झंडे लहराए। अपनी ज़मीनी फ़ौज को मरता देखकर भारत ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत फ़िज़ाइया को बुलाया, लेकिन यहाँ भी उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के शाहीनों ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए भारत के गरूर को ज़मीन बोस कर दिया। 27 मई को भारत का एक MiG-27 और एक MiG-21 मार गिराया गया। अगले ही दिन एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी राख का ढेर बना दिया गया।
इन नुकसानात के बाद भारतीय पायलट इस कदर खौफजदा हुए कि उन्होंने नीची परवाजें करना छोड़ दी, जिसकी वजह से उनकी बमबारी बेअसर हो गई और वो अपने ही फौजियों पर गोले गिराने लगे। जंग सिर्फ जानों की नहीं, माल की भी होती है। भारत को कारगिल में एक एक इंच के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। भारत ने रोजाना 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी गोले फायर किए। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग ने भारत को 5,000 करोड़ से ज्यादा का माली झटका दिया। पाकिस्तान की आर्टिलरी ने भारत के कई एमोनिशन डिपो तबाह कर दिए। दरास का पूरा कस्बा और भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान की तोपों के रहमो करम पर थे। जून 1999 के आखिर तक हिमालय की चोटियों पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी। भारतीय फौज हर चढ़ाई पर लाशें उठा रही थी और दिल्ली में खौफ का समा था। लेकिन जहां मैदान जंग में पाकिस्तान जीत रहा था, वहां आलमी सिफारतकारी के बंद कमरों में पाकिस्तान के खिलाफ एक घेरा तंग किया जा रहा था। भारत अपनी अस्करी नाकामी को छुपाने के लिए दुनिया भर में मजलूम बनकर उभरा। अमेरिका, जो उस वक्त वाहिद सुपर पावर था, उसे खदशा था कि दो एटमी ताकतों के दरमियान ये एक मुकम्मल जंग न बन जाए। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ पर शदीद दबाव डाला। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान पीछे ना हटा तो उसे मुआशी तौर पर तनहा कर दिया जाएगा। दुनिया की बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसे दारअंदाजी करार देकर वापसी का मुतालबा किया। पाकिस्तान सिफारती तौर पर तनहा हो चुका था। जुलाई की तपती धूप में जब पाकिस्तान में लोग फतह के जश्न की तैयारी कर रहे थे, वजीर आज़म नवाज शरीफ हंगामी तौर पर वाशिंगटन पहुंचे। व्हाइट हाउस के बंद कमरे में नवाज शरीफ को बताया गया कि भारत एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। दबाव इस कदर बढ़ गया कि एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की हुर्मत बहाल करने और पाकिस्तानी दस्तों की वापसी का ऐलान किया गया। ये खबर पाकिस्तान में किसी एटम बम से कम न थी। अवाम और ख़ास तौर पर अगले मोर्चों पर लड़ने वाले जवानों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। वापसी का फैसला जितना मुश्किल सियासी तौर पर था, अस्करी लिहाज से उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। पाकिस्तानी दस्तों ने चोटियों से नीचे उतरना शुरू किया तो भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन और वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए पीछे हटते हुए जवानों पर शदीद गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले किए। पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे ज़्यादा जानी नुकसान इसी वापसी के दौरान हुआ। वो जवान जो चोटियों पर बैठकर नाकाबिले शिकस्त थे, नीचे उतरते हुए खुले आसमान तले दुश्मन का आसान हदफ बन गए। कई बहादुर अफसरान और जवानों ने पीछे हटने की बजाय वहीं जामे शहादत नोश करने को तरजीह दी। NLI के वो जवान जिन्होंने खून जमा देने वाली सर्दी में अपने साथियों को अपने हाथों से दफनाया था, वो ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर वापस ही आना था तो ये कुर्बानियाँ क्यों दी गईं। इस फैसले ने GHQ और वजीर आज़म हाउस के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जो बिलाखिर 12 अक्टूबर 1999 के शब खून पर ख़त्म हुई। कारगिल से वापसी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ज़ख्म है जो आज भी नहीं भरा। हमने वो चोटियाँ खाली कर दी जिन्हें खून से जीता गया था। अस्करी लिहाज से हम फाते थे, लेकिन सियासी और सिफारती तौर पर हम वो फ़ायदा हासिल ना कर सके जिसकी मंसूबाबंदी की गई थी। कारगिल हमें यह सिखाता है कि जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, उनके लिए एक मजबूत मुईशत और आलमी हिमायत भी ज़रूरी है। उन शहीदों का लहू आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजता है, जो आज भी पूछते हैं कि हमारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज क्यों कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।